ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निर्वाचन भूगोल की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। पॉर्क बैरल राजनीति एवं जेरीमैंडरिंग की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। पहला तो आपका ये हो गया कि निर्वाचन भूगोल की संकल्पना या फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये बताना है। साथ में पॉर्क बैरल राजनीति क्या होता है ये भी बताना है और जेरीमैंडरिंग क्या होता है इसकी भी व्याख्या करना है। तो 3-3 क्वेश्चन को एक साथ हम लोग यहाँ पर समझेंगे। बिल्कुल डिटेल में आपको सब कुछ समझ में आया। आपको करना क्या है, बस वीडियो को अंत तक देखना है। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि निर्वाचन भूगोल होता क्या है, किसको कह सकते हैं निर्वाचन भूगोल। जैसा कि आपको पता है कि भूगोल का मतलब क्या होता है, कोई भी स्थान। पृथ्वी के अध्ययन को हम लोग भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी में जो भी स्थान है उसको हम लोग भूगोल कह सकते हैं। तो भूगोल का मतलब स्थान, ठीक है। भूगोल का मतलब क्या है, स्थान। और निर्वाचन का मतलब आपको पता है चुनाव या फिर वोटिंग। तो कोई भी जो क्षेत्र है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी बहुत सारे क्षेत्र में वोटिंग हो रहा है, तो उस इलाके में लोगों के द्वारा चुनाव में किस प्रकार से वोट दिया गया, किस प्रकार से वोट दिया गया, फिर कह सकते हैं चुनाव को किसने प्रभावित किया, ये अध्ययन करना। या फिर किसी भी पार्टी को लोगों ने क्यों वोट किया, इसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, निर्वाचन भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई भी राजनीतिक दल है, ठीक है, वो किसी भी क्षेत्र में जब अपने मुद्दों को उठाता है तो वो किस मुद्दों को उठाएगा। जिस तरह का वहाँ पर क्षेत्र रहेगा, अगर किसानी वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर किसानों से रिलेटेड मुद्दों को उठाया जाएगा। अगर वहाँ पर उद्योग वाले क्षेत्र है तो वहाँ पर औद्योगिक मुद्दे उठाए जाएंगे ताकि वोट उनको मिल सके। तो मतलब कोई भी भूगोल अगर राजनीति को प्रभावित करता है, ठीक है, या फिर किसी मतदाता मतलब कैसे किसी भी चुनाव में लोग किस तरह से वोट डाल रहे हैं, किससे प्रभावित होकर के वोट डाल रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा मतदाता है, कहाँ पर ज़्यादा वोटिंग हो रहा है, किस प्रतिनिधि को ज़्यादा वोटिंग हो रहा है, इन सभी बातों का अध्ययन कौन करता है, निर्वाचन भूगोल ही करता है। और ये जो निर्वाचन भूगोल है वो राजनीतिक भूगोल का ही क्या है, एक शाखा है, ठीक है। राजनीतिक भूगोल का एक शाखा निर्वाचन भूगोल, और ये सारे बातों का ये अध्ययन करता है। डिटेल में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लेकिन डिटेल में इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट में अगर समझना चाहे तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में लोग किस तरह से वोट डालते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग निर्वाचन भूगोल कहते हैं। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, इसकी भूमिका को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनाव जनता की इच्छा को व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जहां पर लोगों के द्वारा शासक चुना जाता है, ठीक है, उस व्यवस्था में चुनाव जो है वो जनता की इच्छा को व्यक्त करने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। लेकिन चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं होते। चुनाव केवल मतदान या फिर मतगणना तक सीमित नहीं होते। चुनावों का एक भौगोलिक पक्ष भी होता है। कहा जा रहा है कि चुनाव का एक भौगोलिक पक्ष भी होता है। जैसे किस क्षेत्र में कौन सा दल अधिक लोकप्रिय है, किस क्षेत्र में कौन सा जो दल है वो अधिक लोकप्रिय है, किन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अधिक या फिर कम रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को देखना है कि कौन से क्षेत्र में कौन सा दल ज़्यादा लोकप्रिय है, किन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अधिक है, कहीं पर कम है। निर्वाचन क्षेत्रों का गठन कैसे किया जाता है। जो निर्वाचन क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्षेत्र में वोटिंग ज़्यादा यहाँ पर होता है और निर्वाचन क्षेत्र उसका यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इसको मिला लिया जाता है कि ये भी क्षेत्र भी अब क्या होगा, इसी विधान जो आपका लोकसभा क्षेत्र हो या फिर जो विधानसभा क्षेत्र इसमें आता होगा, ठीक है। इस तरह से कहा जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि तथा क्षेत्रीय परिस्थितियां चुनाव परिणामों को किस प्रकार प्रभावित करती है। जो क्षेत्रीय परिस्थिति है मतलब जो भौगोलिक परिस्थिति है वो किस तरह से चुनाव के परिणामों को प्रभावित करता है। इन सभी बातों का अध्ययन निर्वाचन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इन सभी बातों का जो अध्ययन है वो निर्वाचन भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। आधुनिक राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन भूगोल का एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र बन चुका है। कहा जा रहा है कि आज के टाइम में जो राजनीतिक भूगोल है उसमें निर्वाचन भूगोल एक महत्वपूर्ण अध्ययन बन चुका है। समझते हैं दोस्तों हम लोग कि निर्वाचन भूगोल की संकल्पना क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट, इसका क्या अवधारणा, मतलब क्या है इसका। निर्वाचन भूगोल राजनीतिक भूगोल की वह शाखा है जिसमें चुनाव और उनसे संबंधित गतिविधियों के भौगोलिक वितरण तथा क्षेत्रीय प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जो भी गतिविधियां होती है चुनाव से संबंधित, उनका भौगोलिक वितरण कैसा है, ठीक है, और क्षेत्रीय प्रभाव क्या पड़ता है उसके ऊपर, इस बातों का जो अध्ययन करता है वो निर्वाचन भूगोल ही करता है, ठीक है। समझ में आया। फिर से और पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि जो निर्वाचन भूगोल है वो राजनीतिक भूगोल का एक ऐसा शाखा है जिसमें चुनाव और उनसे संबंधित गतिविधियां, चुनाव हो या फिर उनसे संबंधित कोई भी गतिविधि की किस किस क्षेत्र में कौन सा प्रतिनिधि लोकप्रिय है, ठीक है, कौन सा जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा मतदाता है, कहीं पर कम मतदाता है, कहाँ से ज्यादा वोट आता है, ठीक है। इन सभी बातों का जो सारी गतिविधियां होती है उनका भौगोलिक वितरण तथा क्षेत्रीय प्रभाव का अध्ययन जो करता है उसी को निर्वाचन भूगोल कहा जाता है। आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो कह सकते हैं कि निर्वाचन भूगोल वह अध्ययन है जिसमें यह समझा जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां चुनावी प्रक्रिया और चुनाव परिणामों को किस प्रकार प्रभावित करती है। निर्वाचन भूगोल क्या है, तो एक ऐसा अध्ययन है जिसमें यह समझा जाता है कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां
चुनावी प्रक्रिया और चुनावी परिणाम को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसी को निर्वाचन भूगोल कहा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन से क्षेत्र में किस राजनीतिक दल का अधिक प्रभाव है, किस क्षेत्र में के मतदाताओं का मतदान व्यवहार कैसा है, ठीक है, किस क्षेत्र में मतदाताओं का मतदान व्यवहार जो कैसा है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, परिसीमन का मतलब होता है सीमा तय करना, ठीक है, सीमा तय करना, प्रक्रिया भी किसी भी क्षेत्र का सीमा या फिर प्रक्रिया तय करना, परिसीमन कैसे किया जाता है, तथा चुनाव परिणामों में क्षेत्रीय भिन्नताएं क्यों दिखाई देती हैं। जो चुनाव प्रक्रिया होता है उसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं क्यों दिखाई देती है। कहीं पर ऐसा क्यों होता है कि सारे लोग एक ही प्रतिनिधि को वोट देते हैं, कहीं पर ऐसा क्या क्यों होता है कि कहीं पर किसी को वोट नहीं मिलता है, फिर आधे मिलते हैं, कहीं पर नहीं मिलते। तो कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके कारण जो चुनाव परिणाम है उनमें क्षेत्रीय भिन्नताएं देखने को मिलते हैं। उदाहरण जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए कि किसी क्षेत्र में किसान अधिक संख्या में रहते हैं। मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में जो किसान है वो अधिक संख्या में रहते हैं, तो वहां कृषि से जुड़े मुद्दे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। अगर वहां पर कृषि से जुड़ा मुद्दा उठाया जाएगा तो वो क्या कर सकता है, चुनाव को प्रभावित कर सकता है। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार और उद्योग से संबंधित मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जहां पर औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर अगर उद्योग से संबंधित बात हो, बिजनेस से संबंधित बात हो, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अधिक कह सकते हैं रोजगार और मुद्दों से संबंधित मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जहां पर जिस तरह का क्षेत्र रहेगा उस तरह से अगर मुद्दे उठाए जाएंगे तो उसका महत्वपूर्ण वो हो सकता है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं निर्वाचन भूगोल के अध्ययन के प्रमुख विषय। निर्वाचन भूगोल के अध्ययन के प्रमुख विषय क्या क्या है। पहले तो इसका विषय वो है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। अब यहाँ से आपको डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है, कि निर्वाचन भूगोल का अध्ययन का प्रमुख विषय क्षेत्र क्या है। पहला, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसरण करना, मतलब उसका सीमा तय करना। निर्वाचन भूगोल में यह अध्ययन किया जाता है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं किस आधार पर निर्धारित की जाती हैं। जो निर्वाचन भूगोल है इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि जो निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव किया जाता है, फिर जो सीमाएं आधारित की जाती है वो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, किस आधार पर उसको बांटा जाता है कि ये क्षेत्र इस वाले गांडे क्षेत्र में आएगा, ये वाला गिरिडीह क्षेत्र में आएगा, ये वाला डुमरी में आएगा, ठीक, किस हिसाब से बांटा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करता है। सामान्यतः जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाता है। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाता है ताकि प्रत्येक क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। यदि परिसीमन संतुलित ना हो तो कुछ क्षेत्रों को अधिक और कुछ को कम राजनीतिक महत्व मिल सकता है। तो जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन है इसका अध्ययन कौन करता है, निर्वाचन भूगोल ही करता है, ठीक है, कि ये देखा जाता है इसमें कि कौन सा क्षेत्र में, कौन से विधानसभा में, कौन से विधान क्षेत्र में जितना जनसंख्या है सभी बराबर होने चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 सीट है तो जितने बड़े एरिया में सभी को क्या है तो बराबर बराबर भाग मिलना चाहिए ताकि सब क्या है बराबर बराबर वोट ला सके। सभी में जनसंख्या बराबर होनी चाहिए, मतदाताओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका विषय देखते हैं वो है मतदान व्यवहार। मतदाता किस आधार पर मतदान करते हैं इसका अध्ययन निर्वाचन भूगोल का महत्वपूर्ण विषय है। यही चीज हम आपको ऊपर में समझा रहे थे कि किस तरह से जो हमारा निर्वाचन भूगोल है ये सारी चीजों का ये अध्ययन करता है, ठीक है, कि कोई भी जो वोटर है वो वोट क्यों देता है, कैसे देता है, उसकी क्या प्रक्रिया, किस मुद्दों पर वो वोट देता है, इसी का अध्ययन कौन करता है, आपका निर्वाचन भूगोल करता है। और ये सारे विषयों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो मतदान व्यवहार को ये अध्ययन करता है। मतदाता किस आधार पर मतदान करते हैं इसका अध्ययन निर्वाचन भूगोल का महत्वपूर्ण विषय है। मतदान व्यवहार पर जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, आय, क्षेत्रीय पहचान, उम्मीदवार का व्यक्तित्व और राजनीतिक दलों की नीतियों का प्रभाव पड़ सकता है। जो भी मतदान व्यवहार है मतलब लोग किसको मतदान करेंगे, किसको वोट देंगे, इसका जो निर्भर है वो जाति पर निर्भर कर सकता है, धर्म पर निर्भर कर सकता है, भाषा, शिक्षा, आय या फिर क्षेत्रीय पहचान, उम्मीदवार का व्यक्तित्व या फिर राजनीतिक दलों के द्वारा जो भी नीतियां अपनाई गई हैं उसके ऊपर वो प्रभाव डाल सकता है। फिर उसका प्रभाव लोगों के वोट पर पड़ सकता है। जिसने अच्छा काम किया उसको लोग वोट देंगे। इस अध्ययन से यह समझने में सहायता मिलती है कि चुनावों में जनता किस प्रकार निर्णय लेती है। ये जो अध्ययन होता है मतदान व्यवहार का, इससे ये पता चलता है कि जो चुनाव होता है तो उसमें मतदाता जो है या फिर जो जनता है वो किस प्रकार से अपना प्रभाव डालती है, किस प्रकार से वो फैसले लेते हैं। तीसरा जो इसका विषय है वो है राजनीतिक दलों का क्षेत्रीय प्रभाव। कुछ राजनीतिक दल पूरे देश में प्रभाव रखते हैं जबकि कुछ दल केवल विशेष क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं। मतलब कुछ ऐसे दल जो पूरे देश में फेमस होते हैं, पूरे देश में उनको वोट मिल जाता है, जबकि कुछ ऐसे भी दल होते हैं जो केवल किसी एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। निर्वाचन भूगोल यह स्पष्ट करता है कि किन कारणों से किसी क्षेत्र में किसी विशेष दल का प्रभाव अधिक होता है। मतलब मान लीजिए कि आप कितना भी बड़ा पार्टी हो गया, आपका पार्टी का नाम ए है और आप पूरे भारत पर राज करते हैं, पूरे भारत में आपका क्या है मतलब सांसद विधायक है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टियां हैं, कुछ ऐसे पार्टी जो आपके भारत में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिर्फ उस पार्टी को वोट मिलता है और आप पूरे भारत में क्यों ना फिर भी आपको वहां पर वोट नहीं मिलता। तो इन सब बातों का अध्ययन कौन करता है, यही निर्वाचन भूगोल करता है। और यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजनीतिक दलों का क्षेत्रीय प्रभाव क्या पड़ता है, इसका अध्ययन भी यही करता है। कुछ राजनीतिक दल पूरे देश में प्रभाव रखते हैं
जबकि कुछ दल केवल विशेष क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं। निर्वाचन भूगोल यह स्पष्ट करता है कि किन कारणों से किसी क्षेत्र में किसी विशेष दल का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, इसके बारे में वो अध्ययन करता है। चौथा जो इसका विषय वो है चुनाव परिणामों का क्षेत्रीय विश्लेषण। इनमें विभिन्न क्षेत्रों का चुनाव परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इससे पता चलता है कि किस क्षेत्र में किस दल को अधिक समर्थन मिला तथा किसके पीछे कौन से क्षेत्रीय कारण कार्य कर रहे हैं। मतलब चुनाव परिणामों का क्षेत्रीय विश्लेषण किया जाता है। सभी को क्या है तो बांटा जाता है कि इस क्षेत्र में इतना वोट आया, इस क्षेत्र में इतना वोट, इस क्षेत्र में इतना वोट, तो वहां पर कौन से मुद्दे उठाए गए थे जिसके कारण वो पार्टी जीत गया, यहाँ पर ऐसे क्या बात किए गए थे जिसके कारण यहाँ पर ये पार्टी जीत गया। ठीक है, तो इसके पीछे कौन कौन से क्षेत्रीय कारण रहे हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन कौन करता है? निर्वाचन भूगोलिक करता है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अब पोर्क बैरल राजनीति क्या होता है। ये जो पोर्क बैरल राजनीति है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आपने संकल्पना को समझ लिया कि जो निर्वाचन भूगोल है उसका क्या अर्थ है, क्या संकल्पना या फिर क्या उसका अवधारणा है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं पोर्क बैरल राजनीति ऐसी राजनीतिक प्रवृत्ति है जिसमें जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को खुश करने और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकारी धन और विकास योजनाओं का उपयोग विशेष रूप से अपने क्षेत्र के हित में करते हैं। इसको बोलते हैं पोर्क बैरल राजनीति। मतलब जो भी प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में खड़ा होता है वो अपने जनता को खुश करने के लिए जो भी सरकारी धन है, जो भी सरकारी पैसा, उसका जी खोल के पूरा खर्चा करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोर्क बैरल राजनीति। सरल शब्दों में कहे तो जब नेता अपने क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाकर चुनावी समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो उसे पोर्क बैरल राजनीति कहते हैं। मतलब कोई भी जो प्रतिनिधि है वो अपने क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाना चाहता है, क्योंकि ज्यादा लाभ देंगे तो ज्यादा लालच होंगे, उनको ज्यादा लालच होगा, लालची बनेंगे और वो उनको वोट देते रहेंगे। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि जब नेता अपने क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाकर चुनावी समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो उसे पोर्क बैरल राजनीति कहा जाता है। इसका उद्देश्य अक्सर जनता की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक राजनीतिक लाभ प्राप्त करना होता है। मतलब जो भी लोगों का जरूरत है वो ना देखते हुए ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना, जो मन सो वहां पर दे देना। मतलब पानी का व्यवस्था फिर वहां पर कुआं चापाकल दे रहे हैं। तो इस तरह से मतलब कह सकते हैं कि जनता का वास्तविक जो आवश्यकता है उसका पूरा न करके बल्कि सिर्फ चुनावी लाभ कि हमको किस तरह से यहाँ पर वोट मिल सकता है उसके बारे में काम करना। उदाहरण के लिए कोई सांसद अपने क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक सड़कें, पुल, भवन या फिर विकास योजनाएं स्वीकृत करवा दे ताकि अगले चुनाव में उसे जनता का समर्थन मिल सके। ठीक है, मतलब जहां पर सड़कें बनी हुई है फिर से उसके ऊपर क्या है तो सड़क बनवा दिया जा रहा है, जहां पर पुल है फिर से ऊपर उसके ऊपर पुल बनवा दिया जा रहा है, भवन है फिर भी बनवा दिया जा रहा है। तो ये सब जो विकास योजनाएं हैं जबरदस्ती अगर स्वीकृत करा दिया जाता है ताकि वो चुनाव में फिर से अगली बार जीत सके, लोगों का समर्थन पा सके, तो इसको बोलते हैं पोर्क बैरल राजनीति। आगे दोस्तों हम लोग पोर्क बैरल राजनीति की कुछ विशेषताएं उसको समझते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करना होता है। जो पोर्क बैरल राजनीति है इसका उद्देश्य क्या होता है? मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करना। सरकारी धन का उपयोग विशेष क्षेत्रों के पक्ष में किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय हित की अपेक्षा स्थानीय राजनीतिक लाभ को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें क्या है तो जो राष्ट्रीय हित है मतलब पैसों का बचाना, मतलब राष्ट्र के लिए जो है पैसा बचाना, जबरदस्ती कहीं पर खर्चा नहीं करना, लेकिन इसकी अपेक्षा क्या है स्थानीय राजनीतिक लाभ को अधिक महत्व दिया जाता है। जहां पर लोगों को लगता है कि यहाँ से हमको वोट आता है, जो प्रतिनिधि उसको लगता है कि यहाँ पर वोट आता है, तो वहां पर पैसा दे दिया जाता है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो ये हमारा पोर्क बैरल राजनीति का विशेषता है। आगे दोस्तों हम लोग समझते हैं जेरी मैंडरिंग क्या होता है। ठीक है, जेरी मैंडरिंग क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेरी मैंडरिंग निर्वाचन भूगोल की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है या फिर संकल्पना भी कह सकते हैं। तो जेरी मैंडरिंग निर्वाचन भूगोल की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जब किसी राजनीतिक दल को चुनाव में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में जानबूझकर परिवर्तन किया जाता है तो उसे जेरी मैंडरिंग कहा जाता है। क्या कहा गया कि जब किसी राजनीतिक दल को चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए उसके उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में जानबूझकर परिवर्तन कराया जाता है। मतलब समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर 10,000 वोट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 5,000 वोट है, और इसी क्षेत्र में मान लीजिए कि यहाँ पर जो 5,000 वोट है वो सीधा इस पार्टी को मिलने वाला था, ए नंबर पार्टी को मिलने वाला था। तो यहाँ पर क्योंकि 10,000 वोट था, सभी जो क्षेत्र वहां पर 15,000 वोट है, और ये जो क्षेत्र है वो इसका था, लेकिन इसको काट दिया जाएगा, इसके लिए दूसरा क्षेत्र दे दिया जाएगा और ये जो क्षेत्र इसको मिला दिया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं जेरी मैंडरिंग, क्योंकि इसको पता है कि ये जो वोट है वो यहाँ पर आएगा, लेकिन ये इसका क्षेत्र का जगह नहीं था, जिसके कारण इस क्षेत्र को यहाँ पर मिलाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं जेरी मैंडरिंग। और यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेरी मैंडरिंग निर्वाचन भूगोल की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जब किसी राजनीतिक दल को चुनाव में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में जानबूझकर परिवर्तन किया जाता है तो उसे जेरी मैंडरिंग कहा जाता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें गिरिडीह का, तो गिरिडीह का जो गांडे वाला क्षेत्र है, आप देखेंगे जो गिरिडीह का क्षेत्र है, मतलब जो गिरिडीह विधानसभा का क्षेत्र है, उसमें भी कुछ आपको गांडे विधानसभा का क्षेत्र मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से उनको वोट जाता है, तो उस तरह से उनको क्षेत्र को डिसाइड कर रखा है उन्होंने। आसान भाषा में अगर समझना चाहे तो किसी दल को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को
पक्षपातपूर्ण ढंग से पुनः निर्धारित करने की प्रक्रिया को ही जेरीमैंडरिंग कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई गिरिडीह विधानसभा है, गिरिडीह विधानसभा में पी टांड भी आता है, ठीक है। तो जो पी टांड वाला क्षेत्र है, अगर पी टांड वाले क्षेत्र को हटा दिया जाए, उसको डुमरी में मिला दिया जाए, तो वो अलग हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पी टांड वाला का वोट आपको पता है किसके पास जाता है, तो वो क्यों चाहेगा कि पी टांड को हम कटने दें। तो पी टांड को इसने क्या क्या अपने में मिला लिया, गिरिडीह विधानसभा में मिला लिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जेरीमैंडरिंग, जहां पर क्या है, तो सिर्फ वोट पाने के लिए, सिर्फ अपना फायदा के लिए किसी भी मतलब क्षेत्र को क्या है, तो उसको परिवर्तित कर देना, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, उसके सीमा में परिवर्तन कर देना। यह शब्द अमेरिका के मैसाचुसेट्स, इसका नाम क्या है, मैसाचुसेट्स राज्य के गवर्नर एल्ब्रिज गैरी के नाम से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि ये जो शब्द है वो अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य है, उसके गवर्नर एल्ब्रिज गैरी के नाम पर जुड़ा हुआ है। वर्ष 1812 में उन्होंने निर्वाचन क्षेत्रों का ऐसा पुनर्गठन किया था जिससे उनकी पार्टी को लाभ मिला। उन्होंने क्या किया, निर्वाचन क्षेत्रों का ऐसा पुनर्गठन किया, मतलब जो निर्वाचन क्षेत्र है जो उसके क्षेत्र में नहीं था उसका भी वहां पर पुनर्गठन करके उसके हित में ले आया गया, जिससे क्या तो उनकी पार्टी को लाभ हुआ। एक निर्वाचन क्षेत्र का आकार सलामेंडर नामक जीव जैसा दिखाई देता था। कहा जा रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र का जो आकार है वो सलामेंडर नामक जीव जैसा दिखाई देता था, इसलिए इसे जेरी प्लस सलामेंडर इज इक्वल टू जेरीमैंडरिंग कहा जाने लगा। इसलिए इसको क्या है, तो जेरीमैंडरिंग कहा जाने लगा, ठीक है। तो जो जेरीमैंडरिंग है वो यहाँ से नाम पड़ा है, तो इसको भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं जेरीमैंडरिंग का क्या उद्देश्य रहा है। इसका जो जेरीमैंडरिंग का जो उद्देश्य वो है किसी विशेष राजनीतिक दल को चुनावी लाभ पहुंचाना, मतलब किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन करके, किसी भी क्षेत्र का जो विधानसभा या फिर लोकसभा जो क्षेत्र है उसकी सीमा में परिवर्तन करके उसके वोटर को अपनी तरफ ले लेना, उसको बोलते हैं जेरीमैंडरिंग, ठीक है। तो किसी विशेष राजनीतिक दल को चुनावी लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। दूसरा, विरोधी दल के मतों को कमजोर करना। जो विरोधी दल के मत है, मतलब जो जहां से विरोधी दल को वोट मिलने वाला था, मतदान मिलने वाला था, उस क्षेत्र को काट के खुद में मिला लेना, तो इससे क्या होगा, विरोधी दल के मतों को कमजोर किया जाएगा। तीसरा यहाँ पर हम देखते हैं निर्वाचन परिणामों को प्रभावित करना। आगे हम लोग जेरीमैंडरिंग के प्रभाव को देख लेते हैं कि जेरीमैंडरिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला जिसका प्रभाव है, निष्पक्ष चुनाव की भावना कमजोर होती है। इससे क्या होगा, क्योंकि अब अपने लाभ के लिए जो प्रतिनिधि उसने क्षेत्र को कटवा ले, तो निष्पक्ष चुनाव की जो भावना वो कमजोर होती है। लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मतदाताओं का समान प्रतिनिधित्व बाधित हो सकता है। जनता को चुनावी व्यवस्था पर विश्वास कम हो सकता है। जिनको पता है कि हम इस विधानसभा में पहले नहीं थे लेकिन हमको डाल दिया गया जबरदस्ती, तो उसको पता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। तो आगे दोस्तों एक छोटा सा बस हम लोग निष्कर्ष देख लेंगे। कहा जा रहा है कि निर्वाचन भूगोल चुनावों के भौगोलिक पक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन है। चुनाव के भौगोलिक पक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, जो यह स्पष्ट करता है कि क्षेत्रीय परिस्थितियों चुनावी प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है। जो यह स्पष्ट करता है कि जो क्षेत्रीय परिस्थितियां हैं वो चुनावी प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करती है। वहीं पोर्क बेलर राजनीति स्थानीय समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकारी संस्थानों का उपयोग से संबंधित है, और जेरीमैंडरिंग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में पक्षपातपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है। इन अवधारणाओं का अध्ययन लोकतांत्रिक व्यवस्था की कर प्रणाली, उसकी चुनौतियों और चुनावी न्याय को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सीधा सीधा अगर आपको बताने का हम कोशिश करें तो हम आपको बताया था शुरू में कि इसमें 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो आपका यह था कि निर्वाचन भूगोल की जो संकल्पना है वो बताइए, साथ में जो पोर्क बेलर राजनीति था उसके बारे में बताइए, और जो जेरीमैंडरिंग था उसके बारे में बताइए। तो जेरीमैंडरिंग आपको समझ में आ गया होगा, पोर्क बेलर राजनीति आपको समझ में आ गया होगा। निर्वाचन भूगोल क्या होता है ये भी हम आपको शुरू में समझा चुके थे कि कोई भी जो क्षेत्र है वहां पर जब मतदान होता है तो जो वोटर होते हैं वो वहां पर वोट कैसे डालते हैं, कि मतलब किस मुद्दे पर डालते हैं, किसी कारण किसी प्रतिनिधि को वो वोट देते हैं, ठीक है, और उसका मतलब कैसे उसका असर क्या पड़ता है, फिर क्यों उस पार्टी को वो वोट दे रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं, इन सभी बातों को जो अध्ययन करता है उसी को निर्वाचन भूगोल कहा जाता है। बस यही आपको लिख देना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।